हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अभी तक बिहार स्पेशल के बारे में आप सब कुछ देख रहे थे चैनल पे। उसके तहत आपने बिहार बजट को, बिहार सर्वे को और बिहार भूगोल के बारे में आपने बखूबी समझा, साथ ही साथ बिहार एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझा। तो उसी के क्रम में आज का जो बिहार नदियों के क्रम में जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो कुछ छूट गए थे पिछले लेक्चर में, उसी के तहत कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आपके मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चंस में इन तथ्यों का जानकारी होना आवश्यक है। ठीक, तो उस क्रम में आप देखेंगे कि आज का जो पार्ट है वो जलप्रपात है, गर्म जल कुंड है, झील है या अन्य जो चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक, तो याद रखिए कि जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात के बारे में दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी नदी जो है मुख्य रूप से पहाड़ से या पठार से निकली हुई होती है, तो और उस नदी के कुछ जो वाटर बॉडीज जो होती हैं वो तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ में गिरती हैं, यानी पहाड़ी पार्ट से नीचे के खाई वाले पार्ट में गिरती हैं, तो जलप्रपात का ही रूप ले लेती हैं। तो उसी के क्रम में बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जिसके बारे में मैंने लिस्टेड कर दिया है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है याद रखिएगा, जलप्रपात मुख्य रूप से बिहार में वो कहाँ कहाँ है, कैमूर में है, गया में है, रोहतास में और नवादा में है। ठीक, तो उस क्रम में आप देखो तो पहला पार्ट है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है, वो है नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। और नवादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, गया के पूर्वी भाग में नवादा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। तो नवादा से साउथ ईस्ट वाले पार्ट में, यानी नवादा से साउथ ईस्ट वाले पार्ट में, यानी दक्षिणी पूर्व वाले, यानी कुछ नीचे आइए और कुछ पूर्व में चलिए, तो वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, वहाँ पे कोडरमा का पठार है। तो कोडरमा के पठार से ये क्या होती है कि ककोलत जलप्रपात निकली हुई होती है और मुख्य रूप से 7 जलधाराओं के मिलने से इसका निर्माण हुआ रहता है। अब मुख्य बात इसमें आती है कि इस जलप्रपात की मुख्य रूप से हाइट कितनी है। ये जो है 47 मीटर की हाइट है और मुख्य जो जलप्रपात जितने मीटर में बनाती है वो है 24 मीटर में बनाती है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसी के संबंध में सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात जो है यूपी, एमपी और बिहार की सीमा पर लोकेटेड है। यानी यूपी वाला पार्ट ए हो गया पूरा यहाँ तक और एमपी वाला पार्ट यहाँ पे हो गया और साथ ही साथ बिहार का पूरा ए। तो इन्हीं पार्ट्स पे क्या है कि जो है सुखलदरी जलप्रपात है और ये मुख्यतः कन्हर नदी पे लोकेटेड है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कन्हर नदी किस जो है नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, इसके साथ साथ धुआं कुंड जलप्रपात के बारे में आप दोस्तों देखोगे कि धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये रोहतास जिला में है। रोहतास जिला जो है ये सासाराम में लोकेटेड है। और याद रखिएगा रोहतास जिला में काव नदी है। काव नदी का मतलब बात करेंगे तो काव नदी, और मेनली इसी काव नदी से ये धुआं कुंड जलप्रपात निकला हुआ है और ये धुआं कुंड जलप्रपात जो है कैमूर की पहाड़ियों में लोकेटेड है। ठीक, कैमूर की पहाड़ियों में लोकेटेड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे याद रखिए कि इस जलप्रपात की जो हाइट है 36 मीटर हाइट से ये वाटर बॉडी नीचे की तरफ गिरती है और कहाँ गिरती है, 6 मीटर गहरी घाटी में गिरती है। और जैसे ही ये गिरती है मतलब वाटर बॉडी जो है गहरी खाई में एक कुछ धुएं का रूप ले लेती है, यानी कुछ धुआं धुआं जैसा दिखता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, धुआं कुंड जलप्रपात पड़ा है। इसके साथ साथ दुर्गावती जलप्रपात के बारे में देखें। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आप देखोगे कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक, और कहीं ना कहीं एमपी से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, और इसकी जो हाइट है 90 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ठीक, और इसको दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह जलप्रपात भी बोला जाता है। ठीक, इसके साथ साथ करकट जलप्रपात है। करकट जलप्रपात ये भी क्या है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जियार कुंड जलप्रपात, ये भोजपुर जिला में फुलवरिया नदी पे ये लोकेटेड है। तो इस तरीके से आपने समग्र रूप से देखा कि कैमूर जिला में, रोहतास में और जो है गया में और नवादा में मुख्य रूप से जलप्रपात पाए जाते हैं। और इन जलप्रपात के अपने कुछ जो है जियोग्राफिकल वैल्यूज भी हैं, कुछ सोशल वैल्यूज भी हैं। ठीक, और कुछ इंटेलेक्चुअल वैल्यूज भी आप देख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पार्ट है इसका गर्म जल कुंड के बारे में, हॉट स्प्रिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि हॉट स्प्रिंग का सीधे कॉन्सेप्ट ये है कि भूगर्भ से जो गर्म
पानी का जो सोर्सेस होते हैं, गीजर के जो सोर्सेस होती हैं, वही क्या होते हैं, गर्म जल कुंड कहलाती हैं। और आती कैसे हैं कि हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स। उन्हीं के टकराव की वजह से क्या होता है कि अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, किसके रूप में, फाल्ट्स के रूप में। और वो एनर्जी क्या है, मैग्मा और लावा के रूप में है। यानी मैग्मा क्या होता है कि अंदर से जमीन के मतलब अर्थ के जो कोर से निकलने का प्रयास करती है और सरफेस पे आने का प्रयास करती है। तो उसी सरफेस के माध्यम से जब वो एनर्जी जो है वाटर बॉडी से मिलती है, तो वहाँ का पानी क्या होता है, नीचे से गर्म हो जाता है और गीजर के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिए कि यहाँ का टेम्परेचर जो है बेसिकली 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो गर्म जल कुंड मुख्य रूप से राजगीर, मुंगेर, गया और नालंदा में पाए जाएंगे, और ये मुख्यतः दक्षिणी बिहार के पार्ट्स हैं। ठीक, और साथ ही साथ याद रखिए कि यहाँ पे जो सेल जो पाई जाएंगी वो कौन सी सेल होंगी, आग्नेय सेल होंगी और कायांतरित सेल होंगी। ठीक, और यहाँ की जो चट्टानें होंगी वो सख्त चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि राजगीर के बारे में, अब राजगीर में आप देखते हैं कि राजगीर में जो है जो सबसे बड़ा गर्म जल कुंड है वो कौन सा है, ब्रह्म कुंड है। और इसमें सबसे गर्म जो है, इसमें टेम्परेचर कितना, लगभग 87 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ राजगीर में और अन्य प्रकार के जो है गर्म जल कुंड या हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी, सप्तधारा है, सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख कुंड है। ठीक, इसके साथ साथ मुंगेर के बारे में देखते हैं। मुंगेर के बारे में लक्ष्मण कुंड है। इसकी जो टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड की गई है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड की गई है। यानी यहाँ का पानी इस नेचुरली रूप से गर्म आपको देखने को मिलेगा, गीजर के रूप में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ मुंगेर में और अन्य प्रकार के जो गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, वो सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है। ठीक, और साथ ही साथ गया में जो है अग्नि कुंड के नाम से जो है यहाँ पे गर्म जल कुंड या हॉट स्प्रिंग पाए जाएंगे। इसके साथ साथ लेक्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। लेक्स के बारे में सिंपल आप जान लीजिए कि नदियों से ही कट करके क्या होता है, लेक्स का निर्माण होता है। ये लेक्स कुछ नेचुरल भी हो सकती हैं, कुछ मैन मेड हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से बिहार में जो है नॉर्थ की जो रिवर्स हैं वहाँ पे नेचुरल मिएंडर की घटना पाई जाती है, यानी विसर्प की घटना पाई जाती है। ठीक, यानी नदियाँ बहुत तेजी से पहाड़ी पार्ट से निकलती हैं, उनकी वेलोसिटी यानी वेग बहुत ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे मैदानी भाग में आते आते उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अवसादों को अपने साथ ले आती हैं। और इन अवसादों की वजह से क्या है कि जगह जगह क्या होता है कि जो है अवसादों के टीले जमा हो जाते हैं। तो पानी कहीं पे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा, कहीं पे कम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ पे एक जो है एक स्ट्रक्चर इस तरीके की बनेगी, कुछ अलग तरीके का, जिसको हम बोलते हैं ताल, चौर, मन, जिसको मैं पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक, याद रखिए कि बिहार में लगभग 16 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर्स, इस तरीके की संरचना का निर्माण होता है। और इसी संरचना को हम नॉर्मली अपने भाषा में, सामान्य भाषा में वेटलैंड बोलते हैं, इसी को आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक, तो याद रखिए कि ये लेक्स जो है बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, उत्तरी बिहार में, उसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, कांवर झील के बारे में। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। और बेगूसराय मुख्य रूप से जो है बिहार के बीचों बीच से जो नदी गई है, गंगा नदी, उसके ऊपरी वाली पार्ट में यानी नॉर्थ बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और याद रखिए कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील होती है। गोखुर झील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्स ब्लो लेक। ठीक, और ये ऑक्स ब्लो लेक क्या होता है, इनमें भी विसर्प की घटना पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ बूढ़ी गंडक जो है ये भी विसर्पण की घटना इसमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये कांवर झील जो होती है सेडिमेंटेशन और यूट्रोफिकेशन या इसी को सुपोषण बोलेंगे का फॉर्मेशन करती है, यानी खूब मात्रा में सेडिमेंटेशन या अवसाद जमा होंगे। साथ ही साथ जो है ये जो झील होंगी इनमें न्यूट्रिएंट का जमा होगा, आसपास के उद्योगों से या नेचुरल या मैन मेड तरीके से जो है जमा होगा, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर मात्रा में जो है वहाँ के जो जलीय जीव जंतु होंगे उनके लिए एक तरीके से थ्रेट का काम करेगा। इसके साथ साथ आप सेकंड देखें, सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर जो झील है वो किस जिले में पाई जाएगी, सहरसा में पाई जाएगी। और सहरसा किसके बगल में है, समस्तीपुर के जस्ट पूर्वी जो जिला है वो क्या है, सहरसा है। और यहाँ पे जो झील पाई जा रही है घोड़े की नाल की तरीके की झील पाई जा रही है। इसके साथ साथ क्या है, कुशेश्वर स्थान झील, ये कहाँ पे है, दरभंगा में है। और दरभंगा जस्ट समस्तीपुर के ऊपर का जिला है, तो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान झील पाई जाएगी। उसके साथ गोगाबिल झील। गोगाबिल झील के बारे में याद रखिएगा, कटिहार जिले में ये पाई जाती है।
वहाँ पे कटिहार जिले में एक मनिहारी तहसील है, वहीं पे पाई जाएगी। और कटिहार का लोकेशन बेसिकली ये ईस्टर्न साइड में है बिहार के, और बिहार के ईस्टर्न साइड में होने के साथ साथ वेस्ट बंगाल का ये बॉर्डर भी बनाती है। इसके साथ साथ क्या है, जगतपुर झील। जगतपुर झील जो है भागलपुर में लोकेटेड है, और ये भी जो है क्या है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में पाया जाता है। हो गए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, नदी जोड़ो परियोजना, यानी एक तरीके से अगर पूरे संपूर्ण भारत के लिए देखें तो ये कंसेप्ट उठा था जो है आज़ादी के बाद से ही उठने लगा था। और मुख्य रूप से अगर देखें तो ये बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात का मतलब ईयर 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत क्या था कि सर आर्थर कॉटन ने इस बात को उठाया था कि पूरे भारत की नदियों को एक साथ जोड़ा जाए, जिससे सही मात्रा में उसके जल का समुचित उपयोग किया जा सके। जहाँ से कुछ जगहों पे जहाँ बाढ़ की समस्याएं हैं वहाँ पे निजात मिल सके, जहाँ सूखे की समस्या है वहाँ पे निजात मिल सके, और संपूर्ण विकास हो सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि गंगा और कावेरी लिंक को जोड़ने का प्रयास करने की बात की गई। अब बात आती है कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से फायदे क्या होंगे। याद रखिएगा कि पूरे और भारत की बात करें दोस्तों, तो नॉर्थ इंडिया की जो नदियां होती है सदावाहिनी होती हैं, यानी पूरे वर्ष भर उसमें पानी का जमाव होता है। जबकि पठारी भाग की अगर बात करें या पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि सीजनल नदी वाटर बॉडीज़ का या सीजनल एक तरीके से पानी का जमा होता है, ठीक, जिसके माध्यम से क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि बाढ़ की समस्या है और कहीं कहीं पर सूखे की समस्या है। तो जिससे अगर इन सभी नदियों को जोड़ दिया जाए आपस में तो क्या होगा कि पूरी एक समग्र समस्या से निदान मिल सकता है, ठीक। तो इसके लिए इसी के तहत बिहार में भी क्या किया गया कि नॉर्थ और साउथ रिवर्स को जोड़ने का प्रयास किया गया। आप नॉर्थ और साउथ रिवर के बारे में थोड़ी सी चीज़ समझते हैं दोस्तों। नॉर्थ की जो रिवर्स हैं ये मुख्य रूप से पहाड़ी भाग से आई हुई हैं, और साउथ की जो रिवर्स हैं ये मुख्य रूप से पठारी भाग से आई हुई हैं। तो पहाड़ी भाग से जो नदियां आ रही हैं उसमें वर्ष भर पानी रह रहा है, उनकी स्पीड काफ़ी तेज है, अवसाद काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि विसर्ग का फॉर्मेशन होने के कारण, विसर्ग का निर्माण होने के कारण यहाँ पे क्या अवसाद का जमाव हो रहा है, और अवसाद के जमाव होने से दिक्कत ये हो रही है कि बाढ़ की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है, ठीक। उसी के क्रम में अगर साउथ की नदियों के बारे में देखें तो साउथ में पहली बात कि यहाँ पे पानी के सोर्सेस उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सभी वाटर बॉडीज के जो सोर्सेस हैं छोटे मोटे पहाड़ी भागों से आएंगे, पठारी भागों से आएंगे, जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी इन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिलेंगे, इस एरिया में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर दोनों भाग को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि एक बेहतर विकल्प मिल सकता है, किसके लिए, इरिगेशन के लिए मिल सकता है, ठीक। साथ ही साथ छोटे मोटे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन के लिए मिल सकता है, ठीक। साथ साथ बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकता है, सूखे की समस्या से निजात मिल सकती है, और कई तरीके के पॉपुलेशन सेटलमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। तो इसलिए बिहार में नॉर्थ और साउथ रिवर को जोड़ने का प्रयास करने की कुछ बात की गई। इसके संबंध में मुख्य रूप से कुछ बातों पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे। पहली चीज़ क्या है कि कोसी मेची लिंक के बारे में बताया गया। कोसी मेची लिंक यानी कोसी नदी क्या थी कि बहुत तीव्रगामी उत्तरी बिहार की नदी थी, ठीक। और मेची जो है मुख्य रूप से महानंदा की सहायक नदी है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुछ 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को लेकर के, वहाँ पे बाढ़ की समस्या से निजात को लेकर के, और साथ ही साथ कुछ उद्योग धंधों को डेवलप करने के हिसाब से, ठीक। तो याद रखिए कोसी मेची लिंक से कहाँ कहाँ फायदा होता, सुपौल से, अररिया में, किशनगंज और पूर्णिया, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि सकरी नाटा लिंक, ये क्या है, बक्सोती बैराज नहर योजना, ये भी इस परियोजना के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक। और इसके तहत कौन कौन से फायदे आपको देखने को मिलेंगे, इसके साथ याद रखिएगा नालंदा, शेखपुरा और नवादा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रोग्राम बनाया गया। कौन सा, सकरी और नाटा लिंक के बारे में बनाया गया। इसके साथ साथ बूढ़ी गंडक और गंगा लिंक को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। बूढ़ी गंडक मतलब ऐसा एक प्रोजेक्ट है, बूढ़ी गंडक कहाँ से, कुछ इधर के पार से निकली हुई है और गंगा नदी जा ही रही, इन दोनों को जोड़ने से बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया में पानी की समस्याओं से निजात मिल सकेगा, बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकेगा, कहीं अगर सूखे की समस्या तो वहाँ से निजात मिल सकेगा। तो इस तरीके से आपने समग्र रूप से देखा कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो उससे फायदे भी कुछ देखने को मिलेंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। तो याद रखिए दोस्तों कि इस पूरे पार्ट्स में ये बिहार से रिलेटेड जो नदी सिस्टम था या अपवाह सिस्टम था उसी का एक छोटा सा एक पार्ट था। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछ सकते हैं, इसका ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।